हेलो, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम बीएड पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर रहे हैं। यदि आप लोगों में से कोई भी हमारे अन्य वीडियोज़ को देखना चाहते हैं जो बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित हो, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके आप वहां से जा करके देख सकते हैं, जहां पे आपको बीएड का जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है उसका विश्लेषण मिल जाएगा। जो ये बीएड की जो पाठ्यक्रम से संबंधित जो प्लेलिस्ट बन रही है, ये प्लेलिस्ट काफ़ी मज़ेदार है, काफ़ी कमाल की प्लेलिस्ट बन रही है, जहां से आपको बीएड का जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है उसका विश्लेषण मिल जाएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमें और ज़्यादा काम करने में और ज़्यादा इसी तरह से कंटेंट को क्रिएट करने में हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें एक उत्साह मिलता है। तो एक बार आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो ये बीएड का जो पाठ्यक्रम होता है, ये पाठ्यक्रम काफ़ी विस्तृत पाठ्यक्रम होता है, वो चाहे हम किसी भी यूनिवर्सिटी का क्यों ना देख ले। तो इसी की दृष्टि से, इसी चीज़ को देखते हुए हमने एक वेबसाइट बनाई है। वो वेबसाइट है kalyaninstitute.in। इस वेबसाइट के माध्यम से भी आपको जो ये बीएड का जो पाठ्यक्रम है वो मिल पाएगा। वो कैसे मिलेगा? वो तब मिलेगा जब आप इस वेबसाइट को गूगल पे सर्च करते हैं, तो इस तरह का आपको होम पेज दिखेगा। इस होम पेज के सबसे ऊपर 3 डॉट करके ये मेनू बना होगा। इस मेनू में जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इन सभी ऑप्शनों में से एक ऑप्शन होगा बीएड का। ऐसे ही आप इस बीएड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बीएड का जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है वो ओपन हो जाएगा। मज़े की बात यह है कि जो ये संपूर्ण जो पाठ्यक्रम है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में होगा। जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहने वाला है। तो एक बार आप इसको ज़रूर विजिट कीजिएगा और इसका लाभ उठाइएगा। आज का हमारा टॉपिक है इस वीडियो के अंतर्गत, वो है कोठारी आयोग। आज हम कोठारी आयोग के संदर्भ में बात करेंगे कि कोठारी आयोग क्या है, कोठारी आयोग का गठन किस तरह से हुआ, क्यों हुआ, और कोठारी आयोग के क्या उद्देश्य थे। उन उद्देश्यों को भी जानेंगे कि किन उद्देश्यों को लेकर कोठारी आयोग का गठन किया गया। और कोठारी आयोग ने जब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, उन रिपोर्ट के तहत उन्होंने क्या सिफारिशें प्रस्तुत की, यानी कि क्या सिफारिशें थी इस आयोग की। उन सिफारिशों या उन सुझावों को भी यहाँ पे हम समझेंगे। तो इस तरह से इस वीडियो के अंतर्गत, इस टॉपिक के अंतर्गत हम इन सभी बिंदुओं का बिंदुवार समझने का प्रयास करेंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। कोठारी आयोग का गठन होने से पहले अनेक आयोगों का गठन होता है, जिन्होंने समय समय पर शिक्षा के क्षेत्र के लिए, शिक्षा के परिदृश्य से अनेक सुझाव दिए। और जो कोठारी आयोग का गठन होता है, कोठारी आयोग ने भी, इन्होंने अपने जो सुझाव दिए वो सुझाव शिक्षा के संदर्भ में दिए और शिक्षा के क्षेत्र के लिए ही इसका गठन किया गया। क्यों किया गया? इसका गठन इसलिए किया जाता है क्योंकि जो भारत में जो परंपरागत तरीके से चल रही जो शिक्षा प्रणाली है, जो शिक्षा पद्धतियां हैं, वो चल रही थी और उनमें जो जो समस्याएं थी, उन समस्याओं के चलते ये इस तरह से जो शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा प्रणाली इस तरह से सार्थक साबित नहीं हो रही थी कि किस तरह से जो विश्व में जो प्रदान की जाने वाली जो शिक्षा है, उन शिक्षा के साथ हम एक सामंजस्य स्थापित कर सकें। तो इस तरह से जो शिक्षा में क्या क्या परिवर्तन करने हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, उन सब को चिन्हित करना, उनके संदर्भ में क्या क्या परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में सुझाव हो सकते हैं। तो इन्हीं के चलते ये इस आयोग का गठन होता है कि किस तरह से शिक्षा क्षेत्र को बेहतर किया जाए। तो इस तरह से जो भारत सरकार ने 14 जुलाई 1964 को कोठारी आयोग का गठन किया। यानी कि 14 जुलाई 1964 को
कोठारी आयोग का गठन किया गया। किस लिए किया गया कि किस तरह से शिक्षा क्षेत्र को बेहतर किया जाए, किस तरह से शिक्षा क्षेत्र में वो सब सकारात्मक परिवर्तन किए जाए जो देश राष्ट्र के लिए बेहतर हो, जो देश के लिए, जो राष्ट्र के लिए उपयोगी हो। तो इस तरह से इस आयोग का गठन होता है। इस आयोग के तहत यह किया गया कि शिक्षा के सभी स्तरों, सभी पक्षों के विकास के लिए एवं शिक्षा की राष्ट्रीय पद्धति एवं सामान्य सिद्धांतों और नीतियों के संबंध में परामर्श देने के लिए इस आयोग का गठन होता है। यानी कि शिक्षा की बेहतरी के लिए, जिसमें कि सभी स्तरों में किस तरह से शिक्षा क्षेत्र में एक विकास किया जाए, एक उसको बेहतर स्तर तक ले जाया जा सके, तो उनके सभी एस्पेक्ट को समझना, उन सभी एस्पेक्ट के संदर्भ में किस तरह से विकास हो सकता है, किस तरह से उसमें सुधार हो सकता है, उन सब को जानने के लिए किस तरह से उन्हें चिन्हित करना है, किस तरह से उनमें वो जो परिवर्तन है, वो जो सकारात्मक परिवर्तन है, वो परिवर्तन लाने हैं, जिससे कि जो भी शिक्षा प्रणाली है, वो शिक्षा प्रणाली भारत के लिए उपयोगी साबित हो सके। तो इस तरह से इस आयोग का ये एक मकसद था कि किस तरह से जो शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा प्रणाली में जो भी मूलभूत जो परिवर्तन है, जिन परिवर्तनों से शिक्षा प्रणाली बेहतर हो सके, उनको चिन्हित करना था और उनके संदर्भ में इस आयोग को सुझाव देना था। तो इस तरह से इस आयोग का ये एक मकसद था। इसी तरह से इस आयोग का गठन होता है। जो ये आयोग है, इस आयोग के जो अध्यक्ष बनाए गए, वो अध्यक्ष बनाए गए जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जो अध्यक्ष थे उस समय, वो थे डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। इनको ही इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। जिन्हें अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, इन्हीं के नाम से इस आयोग का नाम रखा गया। यानी कि जो ये आयोग है कोठारी आयोग का नाम जो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, उनके नाम पर पड़ा, क्योंकि ये इस आयोग के अध्यक्ष थे। तो इस तरह से ये दौलत सिंह कोठारी, इनको इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। जो ये आयोग है, इस आयोग के अनेक सदस्य, जिसमें से कि कुछ भारतीय थे और कुछ विदेशी शिक्षा शास्त्री थे इसमें, कि किस तरह से जो विश्व में जो शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा प्रणाली का जो स्तर है, उनको, उस पद्धति को, उस शिक्षा प्रणाली को समझने वाले जो शिक्षा शास्त्री है, उनको इस आयोग में स्थान दिया गया, ताकि उन शिक्षा प्रणाली को भी समझा जाए और उन शिक्षा प्रणालियों को भी एक जो उसमें महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उन महत्वपूर्ण चीज़ों को भारत की शिक्षा प्रणाली में उसको समाहित किया जाए, जिससे क्या हो सके, वैश्विक परिदृश्य के साथ जो हमारी जो शिक्षा पद्धति है, जो शिक्षा प्रणाली है, वो सामंजस्य स्थापित कर सके। आयोग का जो गठन है, आयोग का गठन का उद्देश्य देश की शिक्षा प्रणाली में ऐसे सुधारों के लिए सुझाव देना था जिससे शिक्षा प्रणाली देश की बदलती हुई परिस्थिति और आवश्यकताओं के अनुसार उपयोगी सिद्ध हो सके। यानी कि इस आयोग का ये मकसद था, या ये कह सके कि ये उद्देश्य था कि किस तरह से देश की शिक्षा प्रणाली को बेहतर किया जाए। वो बेहतर इस तरह से किया जाए जो हमारी देश की जो भी स्थितियां हैं, जो भी परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के अनुसार किस तरह से वो शिक्षा प्रणाली उपयोगी हो सके। तो उन सभी के संदर्भ में जो ये आयोग है, ये आयोग अपने सुझाव देता है। तो इसीलिए इस आयोग का गठन होता है और ये गठन 14 जुलाई 1964 को किया जाता है। अब हम इसके बाद ये जानेंगे कि जो ये कोठारी आयोग है, इस कोठारी आयोग का जो प्रतिवेदन है उसको समझेंगे कि जो इसने रिपोर्ट है, रिपोर्ट किस तरह से तैयार की, किस तरह से इसने अपना काम किया।
जो ये आयोग है, इस आयोग ने, कोठारी आयोग ने 2 अक्टूबर 1964 को अपना जो कार्य है वो कार्य प्रारंभ किया। और जो ये आयोग है, ये आयोग अपना जिसने कार्य किया वो कार्य किस तरह से किया? इस आयोग ने सभी राज्य, कुछ केंद्र शासित क्षेत्रों का उन्होंने दौरा किया। उन्होंने समझा सभी राज्यों में जा करके कि जो हमारी शिक्षा प्रणाली में किस तरह की चुनौतियां हैं, किस तरह की समस्याएं हैं, किस तरह की जो मौजूदा जो समय में जो शिक्षा पद्धतियां हैं वो संचालित हो रही है, किस तरह की जो शिक्षा प्रणाली है, गांव-गांव में किस तरह की जो शिक्षा है वो प्रदान की जा रही है। तो इस तरह से इस आयोग ने कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का इन्होंने दौरा किया और साथ ही साथ इन आयोगों ने अनेक विश्वविद्यालय और विद्यालयों और महाविद्यालयों का इन्होंने निरीक्षण किया। इन्होंने जाना समझा कि किस तरह से विद्यालय विश्वविद्यालयों में जो शिक्षा प्रणाली है वो किस तरह की शिक्षा प्रणाली है, उन्होंने उसका निरीक्षण किया। उन्होंने उन चीज़ों को जानने का प्रयास किया, किस तरह से जो समस्याएं हैं, किस तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो हो रही है, उनको इन्होंने चिन्हित किया। और इस आयोग ने अनेक जो शिक्षा शास्त्री थे, शिक्षा शास्त्री और जो शिक्षा प्रशासकों से और शिक्षकों, विद्यार्थियों, इन सभी से इन्होंने चर्चा की। इन्होंने इन सब से बात की और जाना कि किस तरह की जो शिक्षा क्षेत्र में वो समस्याएं हैं, किस तरह के परिवर्तन की ज़रूरत है। हम ये जानते हैं कि किस तरह से, चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी किसी भी क्षेत्र में एक्सपर्ट क्यों ना हो, जो उसे अनुभव मिलता है वो अनेक लोगों से बात करके, अनेक लोगों से चर्चा करके, जिससे वो ये जान पाता है कि जो अलग अलग जो एस्पेक्ट है, उन एस्पेक्ट्स में क्या क्या चीज़ें घटित हो रही है, क्या क्या चीज़ें क्रिएट हो रही है, क्या क्या चीज किस संदर्भ में वो समस्याएं क्रिएट हो रही है। तो उन सब को समझने में काफ़ी मदद मिलती है जब अनेक लोगों से चर्चाएं की जाती है। तो इसी तरह से इस आयोग ने सभी लोगों से चर्चा की और ये जानने का प्रयास किया है कि किस तरह से जो मौजूदा स्थिति में जो शिक्षा प्रणाली है, उस शिक्षा प्रणाली का एक स्ट्रक्चर है वो खड़ा है और उनमें किस तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स है उनको उन्होंने चिन्हित किया। और जो ये आयोग है, इस आयोग ने क्या किया? इस आयोग ने इसने जो ये काम शुरू किया, इस रिपोर्ट को जो तैयार किया, इस आयोग ने अपने समस्त कार्य को पूरा करने के लिए 12 कार्य टोलियों का इन्होंने एक गठन किया, जिसमें से कि इन्होंने जो 7 अध्ययन जो समूह थे उन समूहों को भी नियुक्त किया, जिनके माध्यम से इस आयोग ने ये संपूर्ण जो इसने रिपोर्ट है, अपनी रिपोर्ट को तैयार किया। और लगभग 2 वर्ष के कठिन परिश्रम के पश्चात आयोग ने अपना प्रतिवेदन 29 जून 1966 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री MC झांगला को प्रस्तुत की। यानी कि 2 वर्ष का समय लगा इस आयोग को अपनी रिपोर्ट को तैयार करने में। और इस रिपोर्ट को इस आयोग ने 29 जून 1966 को जो तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री थे MC झांगला को प्रस्तुत की। तो इस तरह से इस कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट को तैयार किया और जब उसकी रिपोर्ट कंप्लीट हो गई तो उन्होंने जो तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री है उन शिक्षा मंत्री को 29 जून 1966 को प्रस्तुत की। अब हम इसके बाद ये जानेंगे कि कोठारी आयोग के कौन कौन से उद्देश्य थे, किन उद्देश्यों को लेकर के जो कोठारी आयोग है, कोठारी आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट है, अपनी रिपोर्ट तैयार की। उन महत्वपूर्ण उद्देश्यों को जानेंगे, जिसमें से कि सबसे पहले भारत में शिक्षा के विकास के लिए नीतियां और दिशा निर्देश प्रदान करना। यानी कि इस आयोग का एक ये उद्देश्य था जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था कि भारत की शिक्षा के लिए नीतियां और दिशा निर्देश प्रदान करना, कि किस तरह से नीतियों को बनाना होगा और किस तरह से उसमें जो परिवर्तन है वो परिवर्तन हो सकते हैं, उन सब के संदर्भ में दिशा निर्देश प्रदान करेगा ये आयोग। और भारत में
शिक्षा का एक सामान्य पैटर्न खोजना और विकास करना। इस आयोग का ये मकसद था कि किस तरह से जो भारत में जो शिक्षा का जो सामान्य पैटर्न है, जो बेहतर पैटर्न हो सकता है, उसको खोजना था। उसको इस तरह से वो पैटर्न होना चाहिए जो कहीं न कहीं भारत में, जो भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, जो भारत की जो मौजूदा स्थिति है, उसको देखते हुए भी साथ ही साथ भविष्य की स्थितियों का आकलन करते हुए भी वो उपयोगी होनी चाहिए। तो इस तरह के पैटर्न को विकसित करने का एक उद्देश्य था। अगला है भारतीय शिक्षा क्षेत्र के हर पहलुओं को जांचना, यानी कि भारत की शिक्षा में किस तरह की जो समस्याएं हैं और साथ ही साथ उन समस्याओं को चिन्हित करने के बाद किस तरह के समाधान हो सकते हैं, उसको बेहतर करने के लिए उन सभी की ये आयोग जांच करेगा और एक अपनी वो एक सुझाव देगा, अपनी एक रिपोर्ट के रूप में उसे प्रस्तुत करेगा कि किस तरह से जो परिवर्तन है वो परिवर्तन लाए जा सकते हैं भारतीय जो शिक्षा प्रणाली है उसमें। अगला जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है आयोग की स्थापना संपूर्ण शिक्षा क्षेत्र की समीक्षा के लिए की गई, यानी कि जो आयोग की स्थापना है वो स्थापना जो हमारा संपूर्ण जो शिक्षा क्षेत्र है भारत का, उसकी समीक्षा के लिए की गई कि किस तरह से भारत के जो संपूर्ण शिक्षा में किस तरह से मूलभूत परिवर्तन लाए जा सकते हैं जो भारत के लिए बेहतर हो सके। वो उत्पादन की दृष्टि से, वो बौद्धिक स्तर पर, वो जो राष्ट्र की अखंडता और संप्रभुता की दृष्टि से, वो सभी दृष्टि से महत्वपूर्ण हो और उपयोगी हो। तो इस संदर्भ में ये कोठारी आयोग के महत्वपूर्ण उद्देश्य थे। अब हम ये जानेंगे इसके बाद कि जो ये कोठारी आयोग है, कोठारी आयोग ने जब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की इसने, तो इसकी क्या क्या सिफारिशें थी, इसके क्या क्या सुझाव थे इस रिपोर्ट में। उन सुझावों को या उन सिफारिशों को हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें से कि सबसे पहले शिक्षा और राष्ट्रीय उद्देश्य। शिक्षा और राष्ट्रीय उद्देश्य यानी कि इस आयोग ने ये सिफारिश दी कि किस तरह से जो हमारी देश की जो शिक्षा प्रणाली है वो इस तरह की होनी चाहिए कि जिसमें जो राष्ट्र के जो उद्देश्य है उन राष्ट्र के उद्देश्यों की संप्राप्ति हो सके। वो कौन कौन से उद्देश्य हो सकते हैं? वो राष्ट्र के ये उद्देश्य हो सकते हैं कि किस तरह से जो हमारी आर्थिक प्रगति है वो प्रगति होनी चाहिए, जो देश की अखंडता और संप्रभुता है, और साथ ही साथ जो राष्ट्र की एकता। उन सब उद्देश्यों के मद्देनजर रखते हुए जो हमारी जो देश की जो शिक्षा प्रणाली है वो शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए। तो इस तरह से इस आयोग ने ये सुझाव दिया। अगला जो सुझाव है वो है शिक्षा एवं उत्पादकता। शिक्षा एवं उत्पादकता के दृष्टिकोण से अगर देखें तो इस आयोग ने इस संदर्भ में सुझाव दिया कि जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा प्रणाली में जो विज्ञान है, विज्ञान को अहमियत देनी चाहिए, और साथ ही साथ जो हमारे विद्यालय जो पाठ्यक्रम है, विद्यालय पाठ्यक्रमों में जो विज्ञान है, विज्ञान को एक अभिन्न अंग का हिस्सा बनाया जाए। किस तरह से जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसको बढ़ावा मिल सके, और साथ ही साथ जो प्रौद्योगिकी शिक्षा है और जो औद्योगिकरण है उसको एक अहमियत मिल सके, और जिससे क्या होगा, इससे उत्पादकता बढ़ेगी और लोगों में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होगा। तो इस तरह से ये कोठारी आयोग है, कोठारी आयोग ने शिक्षा में इस तरह से जो विज्ञान है, विज्ञान को एक अभिन्न अंग का हिस्सा बनाने के लिए एक सुझाव दिया, जिससे कि हमारे देश में उत्पादकता बढ़ सके। और अगली जो सिफारिश है वो है सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता। आयोग ने इस संदर्भ में ये सुझाव दिया है कि जो हमारे देश में जो भेदभाव है वो भेदभाव समाप्त होने चाहिए। वो भेदभाव किस अनेक तरह से हो सकते हैं, जैसे जाति, धर्म, संप्रदाय, अनेक आधारों में जो भेदभाव है वो भेदभाव समाप्त होने चाहिए। सभी लोगों को
वो बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्रदान होनी चाहिए, जिसमें से कि जो हमारी स्कूली शिक्षा है, स्कूली शिक्षा के संदर्भ में इस आयोग ने ये कहा कि निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। और ये जो निःशुल्क शिक्षा है, इसका जो स्तर है वो भी उच्च होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि खाली खाना पूर्ति के लिए ये निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही हो। नहीं, इसमें कहा गया है कि जो स्कूली शिक्षा है निःशुल्क होनी चाहिए और उच्च गुणवत्ता युक्त होनी चाहिए, जिससे क्या होगा, जो लोगों का जो शैक्षिक स्तर है वो भी उच्च होगा। तो इस तरह से सामाजिक एवं जो राष्ट्रीय एकता है उसके दृष्टिकोण से इस आयोग ने ये सुझाव दिए। अगला सुझाव है शिक्षा और प्रजातंत्र की सुदृढ़ता, यानी कि इस आयोग ने 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की बात की है, जिससे क्या होगा, सभी लोगों को शिक्षा पहुंचेगी और ये शिक्षा उच्च गुणवत्ता युक्त होनी चाहिए, ये भी कहा है इस आयोग ने। और साथ ही साथ इस आयोग ने जो प्रौढ़ शिक्षा है उसको बढ़ावा देने के लिए बात कही है, जिससे क्या होगा, जो देश में जो निरक्षरता है वो दूर होगी। सभी लोग जब शिक्षित होंगे, इससे क्या होगा, उनकी जो सामाजिक स्थिति है और जो राष्ट्रीय चेतना है उसमें वृद्धि होगी, जिससे उनका जो ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो हो पाएगा, जिससे उनका जो दृष्टिकोण उनका परिवर्तित होगा। और साथ ही साथ जो उनके जो भी परिवेश में जो घटित होने वाली जो भी घटनाएं होगी, उन घटनाओं के संदर्भ में जो उनका जो दृष्टिकोण है वो दृष्टिकोण भी विकसित होगा। तो इस तरह से इस आयोग ने ये कहा है कि किस तरह से जो प्रौढ़ शिक्षा है, प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए और देश में इससे जो निरक्षरता है वो समाप्त हो जाएगी। तो इस तरह से इस आयोग ने ये सुझाव दिया। अगला सुझाव है सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक मान्यताओं का विकास। इस आयोग ने ये कहा है कि विद्यालयों में सामाजिक एवं आध्यात्मिक मान्यताओं का प्रसार विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग तथा धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा समितियों के सुझाव के आधार पर किया जाए। यानी कि जो भी विद्यालय एवं सामाजिक तथा आध्यात्मिक मान्यताओं के आधार पर जो प्रसार करना है, वो प्रसार विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग और जो धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा समिति है उनके सुझाव के आधार पर ये प्रसार होना चाहिए, ये सुझाव दिया इस आयोग ने। अगला सुझाव है शिक्षा का आधुनिकीकरण। इस आयोग ने ये कहा है कि किस तरह से जो शिक्षा का जो आधुनिकीकरण है वो आधुनिकीकरण होना चाहिए, जिसमें से कि हम ये देखते हैं कि वर्तमान काल में किस तरह से जो ज्ञान का प्रसार है वो बहुत तेजी से हो रहा है। हम सब जानते हैं कि जो दिन पर दिन किस तरह से जो ज्ञान का विस्तार हो रहा है और लोगों के साथ किस तरह से वैश्वीकरण के साथ साथ हम आजकल ये देखते हैं कि जो आदान प्रदान है वो बहुत तेजी से हो रहा है ज्ञान के स्तर पर। तो इस दृष्टिकोण से क्या होना चाहिए, इस दृष्टिकोण से ये होना चाहिए कि जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा प्रणाली में भी इस तरह से परिवर्तन होने चाहिए जो हम जो आधुनिकता के साथ एक तालमेल बैठा सके। तो इस आयोग ने भी यही कहा कि किस तरह से जो हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा प्रणाली में आधुनिकीकरण के साथ जो परिवर्तन है वो परिवर्तन होने चाहिए, जिससे क्या हो सके, एक उचित तरीके से हम एक तालमेल बैठा सके, जिसमें कि जो दिन पर दिन जो परिवर्तन हो रहे हैं उन परिवर्तनों के संदर्भ में। अगली जो सिफारिश है वो है शिक्षकों की स्थिति। इस आयोग ने ये कहा है कि शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक है कि हमें शिक्षकों की जो स्थिति है उसको बेहतर करना होगा, जिसके संदर्भ में आयोग ने कहा है कि जो शिक्षकों की जो आर्थिक, सामाजिक और व्यावसायिक स्थिति है उसको बेहतर करने के लिए भरपूर प्रयास की आवश्यकता है। और जो भी भविष्य में जो भी प्रतिभा संपन्न जो युवा है वो युवा इस व्यवसाय की ओर आते हैं तो उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बने ये व्यवसाय। ये ना हो कि लोग इस व्यवसाय में आने के लिए हिचकिचाएं। तो इस तरह से जो इस व्यवसाय को डेवलप करना है, जिससे कि लोग इस व्यवसाय की ओर प्रेरित हो सके। तो इस तरह से इसको रुचिकर बनाने की आवश्यकता है, इस आयोग ने ये सिफारिश दी।
अगली सिफारिश है शिक्षकों की शिक्षा। इस आयोग ने यह कहा है कि समय समय पर जो शिक्षकों की जो शिक्षा है, उन शिक्षा की ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसमें कि जो शिक्षकों का जो प्रशिक्षण है, प्रशिक्षण की बात की गई है, और जिससे क्या हो सके, जो शिक्षण स्तर है, शिक्षण स्तर उच्च हो सके और वो एक प्रभावी बन सके। हमारा जो शिक्षा प्रणाली है वो प्रभावी बन सके। वो तभी बनेगी जब हम शिक्षकों की शिक्षा पर भी ध्यान देंगे। तो इस तरह से इस आयोग ने शिक्षकों की शिक्षा की तरफ ध्यान देने की बात कही है। अगली सिफारिश है विद्यालय शिक्षा का प्रसार। इस आयोग ने विद्यालय शिक्षा के 3 स्तरों के संदर्भ में ये कहा है कि किस तरह से इन तीनों स्तरों पर जो विद्यालय शिक्षा के प्रसार के लिए हमें महत्वपूर्ण ध्यान देने की आवश्यकता है। किस तरह से उनका जो विस्तार है वो विस्तार होना चाहिए, जिसमें से कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा पर शिक्षा प्रसार के लिए जो इस आयोग ने अनेक सुझाव दिए। तो किस तरह से इन तीनों स्तरों पर जो शिक्षा का जो प्रसार है वो प्रसार इस तरह से हो ताकि हर एक लोगों तक शिक्षा को उच्च गुणवत्ता युक्त तरीके से पहुंचाया जा सके। अगली सिफारिश है समानता का अवसर। आयोग ने भारतीय समाज में जो व्याप्त अनेक जो असमानताएं हैं, उन असमानताओं को दूर करने की बात कही है और कहा है कि इन असमानताओं को दूर करते हुए सभी लोगों को जो शिक्षा के जो अवसर है वो अवसर प्रदान किए जाए, जिससे कि क्या हो सके, उन तक जब शिक्षा पहुंचेगी तो इससे जो राष्ट्र है, राष्ट्र की प्रगति होगी, साथ ही साथ जो उनका जीवन है, उनका जीवन भी सुलभ बनेगा। तो इस तरह से जो हमारे देश में तमाम प्रकार की जो असमानताएं हैं, वो चाहे जाति, धर्म, सामाजिक, आर्थिक अनेक परिदृश्य को लेकर क्यों ना हो, इन असमानताओं को दूर करते हुए उन सब को बिना किसी भेदभाव के उन तक जो शैक्षिक जो अवसर है वो अवसर प्रदान किया जाए। तो इस तरह से इस आयोग ने ये सिफारिश दी। अगली सिफारिश है कि त्रिभाषीय सूत्र और भाषाओं का अध्ययन। इस आयोग ने जो त्रिभाषी जो फॉर्मूला है उस फार्मूले को संशोधन करके पेश किया कि किस तरह से जो हमारी जो शिक्षा प्रणाली में जो बहुभाषा का जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के संदर्भ में जो शिक्षा है वो शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, जिसमें से कि जो मातृभाषा है, मातृभाषा को भी पर्याप्त मात्रा में जो शिक्षा के क्षेत्र में उसको स्थान दिया जाए। क्योंकि जो मातृभाषा है, मातृभाषा किसी भी बच्चे की जो परवरिश का एक भाषा होती है, जिसमें वो बच्चा किसी भी चीज़ को समझने और सोचने के संदर्भ में वो कहीं ज़्यादा उच्च तरीके से उस भाषा में वो उसको सोच सकता है, उसको समझ सकता है, उसमें वो कुछ भी जो बौद्धिक स्तर पर जो कार्य करेगा वो कार्य बेहतर तरीके से करेगा। तो इस तरह से इस आयोग ने जो मातृभाषा है, मातृभाषा को भी अहमियत दी है और साथ ही साथ जो दूसरी और तीसरी भाषा है उनको भी इस तरह से शिक्षा में समाविष्ट करने की बात की है कि किस तरह से जो हमारे शिक्षा प्रणाली में जो बहुभाषा का जो कॉन्सेप्ट है उसको लागू किया जाए। अगली जो सिफारिश है वो है विद्यालय पाठ्यक्रम। विद्यालय पाठ्यक्रम के संदर्भ में जो ये आयोग है, इस आयोग ने ये सुझाव दिया है कि किस तरह से जो हमारे शिक्षा प्रणाली में जो पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम में जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करना है। क्योंकि जो ज्ञान का क्षेत्र है वो ज्ञान का क्षेत्र काफ़ी विकसित होते जा रहा है, क्योंकि दिन पर दिन ये जो ज्ञान का क्षेत्र वो बढ़ते जा रहा है और इसके नज़रिए से अगर देखा जाए तो हमारा जो पाठ्यक्रम है जो परंपरागत तरीके से चलता आ रहा है वो पाठ्यक्रम पर्याप्त नहीं है। तो उस पाठ्यक्रम को उसमें सुधार करने की ज़रूरत है, जिससे कि हम जो आधुनिकता के साथ जो भी ज्ञान में जो वृद्धि हो रही है, जो भी ज्ञान में जो परिवर्तन हो रहा है, उन परिवर्तनों को हम एक तरह से अपने पाठ्यक्रमों के माध्यम से उसको कवर कर सकें, ताकि जो संपूर्ण जो शिक्षा प्रणाली में वो सुधार आ सके। तो इस तरह से विद्यालय पाठ्यक्रमों में जो इस आयोग ने सुधार के परिप्रेक्ष्य में ये सुझाव दिया है। जो अगला सुझाव है वो है शिक्षण विधि, निर्देशन तथा मूल्यांकन। इस आयोग ने कहा है कि जो शिक्षा की जो प्रणाली है
उस प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है कि किस तरह से हमारी शिक्षण की जो विधियां हैं उन विधियों को बेहतर करने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ जो निर्देशन और परामर्श है उसको इस आयोग ने ये कहा है कि इसको शिक्षा का अभिन्न अंग माना जाए, क्योंकि जो विद्यार्थी है विद्यार्थियों को इसकी आवश्यकता होती है, जिससे कि जो विद्यार्थी है उसका लाभ उठा करके वो लाभान्वित हो सकता है, जिससे कि उसे समय समय पर जो परामर्श है परामर्श की सुविधा हो सके। और इसी तरह से मूल्यांकन की जो व्यवस्था है उन मूल्यांकन की व्यवस्था में भी सुधार की बात की है कि किस तरह से आधुनिकता के साथ जो सामंजस्यपूर्ण जो स्थिति है उसको स्थापित करने के लिए जो मूल्यांकन की जो व्यवस्था है उसमें सुधार की आवश्यकता है, जिससे कि जो विद्यार्थी का जो उन्नयन है उन्नयन बेहतर हो सके। वो कब होगा? जब हमारी जो संपूर्ण जो मूल्यांकन की जो प्रणाली है जो पद्धतियां हैं उसको बेहतर किया जाएगा। इसी तरह से इस आयोग ने उच्च शिक्षा में सुझाव के संदर्भ में भी बात की है। उच्च शिक्षा में नवीन ज्ञान की खोज करना तथा प्राचीन ज्ञान एवं धारणाओं की व्याख्या तथा नवीन आवश्यकताओं की खोज पर आधारित होनी चाहिए। यानी कि इस आयोग ने यह कहा कि जो हमारी उच्च शिक्षा प्रणाली है उच्च शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो नवीन ज्ञान और नवीन खोज पर आधारित हो, जिसमें इनोवेशन को स्थान दिया जाए, जिससे क्या होगा जो हमारी संपूर्ण जो शिक्षा प्रणाली है जो विशेषकर उच्च शिक्षा है वो काफ़ी बेहतर होगी, जिसमें हमें जो इनोवेशन है और साथ ही साथ जो खोज है जो उन सब का जब समावेश होता है तो इससे क्या होगा जो हमारी उच्च शिक्षा है वो बेहतर होगी। अगली सिफारिश है कृषि शिक्षा। कृषि शिक्षा के संदर्भ में भी इस आयोग ने अपनी सिफारिश दी और कहा है कि जो कृषि शिक्षा है कृषि शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा देश है हमारा देश कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर किस तरह से कृषि क्षेत्र को बेहतर किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे देश में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से हर कोई व्यक्ति कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से कृषि क्षेत्र को बेहतर करने के लिए इस आयोग ने बात की है, जिसमें ये कहा है कि कृषि क्षेत्र को बेहतर करने के लिए कम से कम प्रति एक राज्य में एक विश्वविद्यालय अवश्य स्थापित किया जाए, जिससे जो हमारी कृषि क्षेत्र को बेहतर किया जाए और इससे जो अनुसंधान है अनुसंधान को बढ़ावा मिल सके, कृषि क्षेत्र में नए नए आविष्कार हो सके। तो इसके दृष्टिकोण से इस आयोग ने ये कहा है कि प्रति एक राज्य में कम से कम एक जो कृषि विश्वविद्यालय वो स्थापित होना चाहिए। और अगली सिफारिश है विज्ञान की शिक्षा। आयोग ने ये कहा है कि किस तरह से जो विज्ञान की शिक्षा है विज्ञान की शिक्षा को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, जिसमें कि जो आधुनिक समय में किस तरह से जो ज्ञान विज्ञान का जो प्रचार प्रसार है वो बढ़ते जा रहा है, जिससे कि आधुनिक युग के साथ किस तरह से जो वैज्ञानिक पद्धतियां हैं उन वैज्ञानिक पद्धतियों का उन वैज्ञानिक दृष्टिकोणों का एक शिक्षा के साथ उसका समावेश किया जा सके, जिसमें कि जो शिक्षा है शिक्षा में वैज्ञानिक पद्धति को एक इंक्लूड किया जाए, जिससे विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में एक वैज्ञानिक छाप छोड़ी जा सके। क्योंकि आधुनिक समय में किस तरह से एक वैज्ञानिक पद्धति का जो महत्व है, इन महत्वों के चलते जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भी अत्यधिक महत्व है। इसी दृष्टि से इसको शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग बनाया जाए। तो इस तरह से विज्ञान की महत्वता की दृष्टि से शिक्षा में एक तरह से जो विज्ञान है विज्ञान का समावेश करने की आवश्यकता है। विज्ञान तथा गणित की शिक्षा का जो स्तर है उसको ऊंचा बनाने की आवश्यकता है, ये कहा इस आयोग ने। और इसके लिए अनेक जो उच्च अध्ययन केंद्र है उच्च अध्ययन केंद्रों की स्थापना की जाए और वहाँ पर जो योग्य शिक्षक है योग्य शिक्षकों का भी प्रावधान होना चाहिए, जिससे क्या होगा जो विज्ञान शिक्षा है उसका प्रसार होगा, जिससे कि आने वाले समय में किस तरह से हम अपने शिक्षा प्रणाली को जो वैश्विक जो शिक्षा प्रणाली है
उसके साथ तालमेल बैठा पाए कि वो तब जाके बैठा पाएंगे जब हम अपनी शिक्षा प्रणाली में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समाहित करेंगे। और अगली जो सिफारिश है वो है प्रौढ़ शिक्षा। इस आयोग ने ये कहा है कि निरक्षरता को समाप्त करने के लिए शिक्षा तक सभी की पहुंच बढ़ाने के लिए आयोग ने प्रौढ़ शिक्षा की बात की है। आयोग ने कहा है कि शिक्षा को सभी तक पहुंचाने के लिए जो प्रौढ़ शिक्षा है, प्रौढ़ शिक्षा को भी एक बढ़ावा देना चाहिए। प्रौढ़ शिक्षा के संदर्भ में भी काम करने की आवश्यकता है, जिससे क्या हो सके, देश में जो निरक्षरता है उसको भी कम किया जा सके। अगली जो सिफारिश है वो है स्त्री शिक्षा। आयोग ने स्त्री शिक्षा के संदर्भ में एक काफ़ी महत्वपूर्ण इसमें सिफारिश दी है, जिसमें कहा है कि जो स्त्री शिक्षा है, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त मात्रा में कार्य करने की आवश्यकता है। और आयोग ने स्त्री शिक्षा को बहुत अधिक महत्व दिया है। उनके अनुसार हमारे मानव संसाधन की पूर्ण विकास, परिवार की उन्नति और शैशवावस्था के वर्षों में अत्यधिक सरलता से प्रभावित होने वाले बालकों के चरित्र का निर्माण करने के लिए स्त्रियों की शिक्षा का महत्व पुरुषों की शिक्षा से अधिक है। तो इस तरह से इस आयोग ने ये कहा है कि जो स्त्री शिक्षा का जो महत्व है वो काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस संदर्भ में इस आयोग ने स्त्री की शिक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सुझाव दिया है। तो इस परिप्रेक्ष्य में ये संपूर्ण जो सुझाव है, ये सुझाव कोठारी आयोग ने अपनी जो इसकी रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट के माध्यम से दी है। तो इस तरह से इस वीडियो के अंतर्गत हमने आज इस कोठारी आयोग के संदर्भ में इन सभी बिंदुओं पे बिंदुवार अध्ययन किया है, बिंदुवार विश्लेषण किया है। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहा होगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।